हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। अब की बार कंधों पे 2 स्टार, मतलब कि एसआई की तैयारी आपकी चल रही है। 27 को है आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, तो अब वर्दी ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, पॉलिटी का पार्ट 2 लेके हम लोग फिर से हाजिर हैं शाह नॉलेज बैंक से। आप सबका तहे दिल से स्वागत है और उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हैं इंडियन पॉलिटी के, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये एमसीक्यू सीरीज अच्छे से कर ली तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी पेड कोर्स या पेड मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, लास्ट में आपकी मॉक टेस्ट भी लगाऊंगा, जो फुली पेपर 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, वो भी लाऊंगा मैं आपके लिए। तो बेफिक्र होकर डेली क्लास देखिए। 5 बजे हमारा हिस्ट्री का सेशन चलता है, 7 बजे हमारा पॉलिटी का सेशन चलता है और 9 बजे हमारा डेली आज के बाद इकोनॉमिक्स का चलेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Starting with question 1, under which article of the constitution or the cultural and educational rights guaranteed? ठीक है, ये अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो हैं वो कौन सी आर्टिकल में आते हैं, इनमें से ये आपको बताना है। आर्टिकल 29 एंड 31, आर्टिकल 29 एंड 32, आर्टिकल 29 एंड 30, या फिर आर्टिकल 31 एंड 32। ठीक है, ऑलराइट, तो इसमें से कौन सा सही जवाब है आप लोग मुझे बताइए। तो डेट इज आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30। ऑप्शन क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, आर्टिकल 9 में आर्टिकल 19 में कौन सा इनमें से मेंशन नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ओके, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 19 में आपका ये स्पेसिफिकली मेंशन कहीं भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो बाकी ये भी मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ये तीनों आपके दिए गए हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर नेचुरल राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। ठीक है, रिट्स भी आपको 5 जो रिट्स हैं हमारी वो भी पता होना चाहिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। इफ एन सिटीजन is denied a public office because of his religion, which of the following fundamental rights is denied to him? ठीक है, किसी भी धर्म के आधार पे अगर किसी सिटीजन को यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी या पब्लिक ऑफिस में उसको मना कर दिया जाता है, तो उसका कौन से फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा? तो ठीक है, ऑप्शंस आर राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन तब होगा जब उसको पब्लिक ऑफिस मिलेगा, तो मतलब ये भी गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो यहाँ रिलीजन का तो है ही नहीं, पब्लिक ऑफिस की बात चल रही है, तो ये भी गया। तो यहाँ पे हम देखें राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम तो इसको तब मिलेगा या फिर ना मिलेगा जब इसको पब्लिक ऑफिस मिलेगा। तो अभी इसके साथ क्या हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए। फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज कॉज्ड बाई। आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है हमारे, वो फ्रीडम्स कब सस्पेंड किए जाते हैं? ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी हो उनमें, इनमें से जिसमें वो हटाई जाती है? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट, ठीक, और इंटरनल एंड आर्म्ड रिबेलियन, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इनमें से जो 19 आर्टिकल को हम सस्पेंड करते हैं वो होता है सिर्फ और सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में, दैट इज 5th का ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मूव टू 6th क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंप्लाइज, ठीक है, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंप्लाइज सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट, या फिर इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंप्लाई करती है दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लिमिटेड गवर्नमेंट, याद रखिएगा ये 6th का सी।
7th, prohibition of discrimination on grounds of religion etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental rights classifiable under, ठीक है, जब भी प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन या फिर किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो आर्टिकल 15 जो हमारे इंडिया का है वो किस इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू इक्वलिटी। सहमत का बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। एक चीज आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे FR वो कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, दैट इज 12 आर्टिकल से लेके 35, ठीक है। यहाँ पे एक आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आर्टिकल आपके, ठीक है। जैसे एक आर्टिकल से 1 से 4 आर्टिकल क्या है हमारे पास, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। देन फर्दर आए थे 5 से लेके 11 सिटीजनशिप, देन 12 से लेके 35 मैंने बता दिया आपको फंडामेंटल राइट्स, देन 36 से लेके 51 ये क्या आ जाता हमारे पास DPSP, ठीक है। 51 क्या आ जाता है हमारे पास, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो मस्ट है, आपको ये पता होने चाहिए। ये मैंने अभी भी ऊपर से बताया, इसकी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट टू इक्वलिटी। ऑलराइट, आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं आप। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड in a Supreme Court only, in a High Court only, either in Supreme Court or in High Court, first in Supreme Court then in High Court। तो इनमें से अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप इसको सबसे पहले कहाँ पे पेश कर सकते हैं, 8th क्वेश्चन में ये पूछा गया है, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। ये सीधी सी बात है, आपके फंडामेंटल राइट्स का जो आर्थिक मूल्य है आपके, उनका अगर कोई आपका हनन हो रहा है उसका, तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये दो हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ऑलराइट। प्रोहिबिशन ऑफ consumption of drugs except for medical purposes of intoxicating drinks and other drugs, ठीक है, which are injurious to health। तो इसमें ये दोनों ही DPSP में आते हैं, दैट इज आंसर हमारा क्या होगा, बोथ 1 and 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, रिलीजन, कास्ट, पॉपुलेशन या फिर कलर। तो कलर बेस्ड पे नहीं होगा, पॉपुलेशन बेस्ड पे भी नहीं होता, कास्ट बेस्ड पे भी नहीं देते हैं हम लोग, ये होता है रिलीजन बेस्ड पे, ठीक। ऑलराइट, ऑप्शन 10 का ए ऑप्शन सही जवाब है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11। द फंडामेंटल इंडिविजुअल्स आर लिमिटेड टू स्टेट एक्शन ओनली, meant to protect person against the conduct of private person, ठीक है, meant to protect person against the police action। तो 11th का आंसर हमारे पास करेक्ट क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी सही हैं, फंडामेंटल इंडिविजुअल ये सभी सही कैरी कर रहे हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 12। आर्टिकल 14 गारंटीज क्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या गारंटी करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल द पर्सन लिविंग विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, all Indian citizens living in India, all person domiciled in India, all person natural as well as artificial, ठीक है। 14 आर्टिकल हमें क्या गारंटी देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किस किस बंदे को देता है, या तो फिर इंडियन टेरिटरी में जो बंदे रह रहे हैं सबको, ठीक है। ऑल सिटीजन, जो भी इंडिया के सिटीजन है वो, ऑल पर्सन्स लिविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कोई फॉरेन से घूमने आया है, ठीक है, फ्रेंडली एलियन हो या एनिमी एलियन हो, कोई भी यहाँ पे रह रहा है तो इक्वल होगा सबके लिए। ऑप्शन ए ये बोल रहा है। ऑप्शन बी मतलब जो इंडियन की नागरिकता जिसके पास है सिर्फ उसी को, या तो फिर इंडिया की डोमिसाइल जिसके पास है सिर्फ वही होगा, या तो फिर नेचुरल एज वेल आर्टिफिशियल जो भी पर्सन है सबके लिए। तो इसका सही उत्तर ये है, इंडिया में कोई भी हो सबको ये आर्टिकल
जो है प्रोटेक्ट करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर। दैट इज ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ कम टू 13 क्वेश्चन। ऑलराइट, which schedule of Indian Constitution of India contains special provision for administration and control of scheduled areas and in several states? ठीक है, हाँ एक चीज आपको मैं बता दूं, ये सब जैसे ये कौन सा शेड्यूल है, ये स्टेट कौन कौन सी हैं, 4-5 जो भी हैं इस शेड्यूल के अंडर, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आता है कि शॉर्ट ट्रिक्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं या हमारे इसी यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स चेक कर लीजिए, शॉर्ट्स वाले सेक्शंस में जाइए और वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंपॉर्टेंट इंडियन बॉडीज या फिर फॉरेन बॉडीज सारी मैंने ट्रिक के साथ समझा रखी हैं। वो देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे डेली के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैं शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स डालता हूँ करंट अफेयर्स के, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तो वो कौन सा ये अपना है शेड्यूल है, दैट इज 5th शेड्यूल। ठीक है, 5th शेड्यूल है जो सेवरल स्टेट्स को, शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने के लिए स्पेशल प्रोविजन देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। ठीक है, किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी का जिक्र किया हुआ है, ये सबको पता होना चाहिए। एक तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15(4). देखो आर्टिकल 15 तो सबको पता होना चाहिए क्या चीज है ये। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, आपने देखी होगी। उसमें क्या है, क्या दिखाया हुआ है, इक्वलिटी के बारे में दिखाया है या फिर क्या है ये, मतलब सबको पता होना चाहिए आर्टिकल 15 तो क्या है। अब आर्टिकल 16, 17 मेन, इन दो में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है, जो इसकी प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है या फिर उसको पनिशेबल इवेंट बनाता है, दैट इज आर्टिकल 17। ठीक है, याद रखिए, अनटचेबिलिटी मतलब आर्टिकल 17 आपको आंख बंद करके पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आइए, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इंक्लूड राइट्स टू वियर एंड कैरी किरपान बाय सिक्स। ओके, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अब इनमें से मुझे बताइए क्या है इसमें से गलत और कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, 15th का। अब देखिए, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है इसमें, बट यहां पे कैरी एनी ट्रेड या फिर बिजनेस, तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का पॉलिटी का डिस्कशन। होप सो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे। तो ये रेगुलर रहेगी, डेली हमारी क्लासेस देखते रहिए। 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे, ये 3 क्लासेस डेली रेगुलर रखी हुई हैं हमने। तो आज शाम से इकोनॉमिक्स भी शुरू हो रही है, इकोनॉमिक्स के सेशन भी अटेंड कीजिए रात को 9